डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए है। लास्ट जो वीडियो था जिसमें हमने देखा जो जीएम हॉपकिंस की पोएम है द सी एंड स्काई लार्क, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी थीम के बारे में हमने डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार जीएम हॉपकिंस ने अपने विचारों को इस सोनेट के अंदर, इस पोएम के अंदर व्यक्त किया है, क्या क्या इसमें बताया है। तो हम सीधे ही हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आपको थोड़ा थीम के बारे में वापस रिपीट कर दूं। जीएम हॉपकिंस समुद्र के किनारे टहलता है और वहाँ पर वो समुद्र की आवाज़ सुनता है और एक सी जो स्काईलार्क पक्षी होता है, लावा पक्षी, उसकी आवाज़ सुनता है। दोनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। लेकिन दूसरी ओर जब वो मनुष्य जीवन के बारे में सोचता है जो कि काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी पीड़ादायक दुखों से भरा हुआ है, तो दोनों के बीच में वो इस अंतर को देखता है और इसी अंतर को वो अपने इस कविता के अंदर प्रस्तुत करता है। पेट्रागन सोनेट है, दो भागों में बटा हुआ है। एक ऑक्टेव और सस्टेट में। ऑक्टेव के अंदर 8 लाइनें और सस्टेट के अंदर 6 लाइनें। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, विचारों का विकास किस प्रकार होता है पोएम के अंदर। तो देखो, आप ऑक्टेव की शुरुआत में क्या कहना चाहता है जीएम हॉपकिंस। तो आप देखो, वॉकिंग समवेयर नियर द सी, यानी समुद्र के नज़दीक किनारे पर कहीं पर वॉक करते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए। पोइट हॉपकिंस हियर्स टू साउंड्स, जो कवि हॉपकिंस से जीएम हॉपकिंस को दो आवाज़ें सुनता है। फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ हिम, अपने दोनों ओर से। दोनों ओर का मतलब लेफ्ट और राइट साइड से, अपने दाएं और बाएं ओर से दो आवाज़ें सुनता है। इन आवाज़ों के बारे में जो लाइन है जो पोएम के अंदर वो है, द साउंड सीम्स टू हिम नॉट एवर टू बी एंडिंग। और ये जो आवाज़ें हैं ये सीम ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि कभी भी समाप्त नहीं होंगी, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रतीत होती हैं। ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइजेस टू ऑल टू एंड। और ईयर एंड ईयर यानी अपने दोनों कानों में, दाएं कान पर और बाएं कान पर, टू नॉइजेस, दो आवाज़ें, दो शोर युक्त आवाज़ें, टू ऑल टू एंड, जो कि इतनी प्राचीन है, इतनी पुराने हैं कि वो कभी समाप्त नहीं होंगी। अत्यंत प्राचीन जो आवाज़ें हैं वो दोनों कानों में उसको सुनाई देती है। एक्चुअली ये दोनों आवाज़ें, एक आवाज़ समुद्र के टकराने की है किनारे से और दूसरी आवाज़ स्काईलार्क के गीत की है। ये दोनों आवाज़ें इतनी प्राचीन समय से सुनी जा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये कभी समाप्त नहीं होंगी, यानी भविष्य में भी ये सुनाई देती रहेंगी। तो ये दोनों आवाज़ें उसको अपने कानों में सुनाई देती है। एट द राइट साइड ऑफ हिम, और अपने राइट साइड यानी दाईं और दाएं बगल पर, the sea is making roaring sounds by striking against the shore in waves। तो समुद्र है वो मेकिंग रोरिंग साउंड्स यानी बहुत तेज जोरदार आवाजें कर रहा है। स्ट्राइकिंग, टकराकर, अगेंस्ट द शोर इन वेव्स, किनारों पर लहरों के रूप में टकराकर तेज आवाज उत्पन्न कर रहा है। तो दाईं ओर तो समुद्र किनारे से टकराकर शोर उत्पन्न कर रहा है। द वेव्स ऑफ द सी, और समुद्र की जो वेव्स धाराएं हैं, मूव फॉरवर्ड, वो मूव फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रही हैं, टू शोर, किनारे की ओर, इन फ्लड, फ्लड की रूप में। फ्लड का मतलब चढ़ाव के रूप में, उफान के रूप में बढ़ती हैं। और समटाइम्स, और कभी कभार, इन अ फॉल यानी गिरावट के रूप में, यानी नीचे रहते हुए आगे बढ़ती है। दे मेक अ लाउड रोरिंग साउंड, और ये जो लहरें हैं वो तेज रोरिंग, दहाड़ती हुई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। और समटाइम्स, कभी कभार, लेस लाउड साउंड हो, कभी कभार ये कम तेज आवाज़ उत्पन्न करती है। तो समुद्र की जो लहरें जो किनारे से टकरा रही हैं, जो कभी तो ऊंची लहरें हैं जो बाढ़ के रूप में आती हैं, और कभी लहरें बिल्कुल फॉल यानी नीचे रहती हैं, और कभी तो वो तेज आवाज़ उत्पन्न करती है और कभी ये धीमी आवाज़ के साथ आगे बढ़ती है। ये जो इफेक्ट है कभी तेज आवाज़ का, कभी धीमे आवाज़ का, इसको कैथरीन मैकेंजी ने इस प्रकार अपने कोटेशन से पॉइंट आउट किया है। जो थर्ड लाइन है पोएम की, उसके बारे में डिस्कशन है, तो मैं बताता हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ। तो कैथरीन मैकेंजी पॉइंट्स अबाउट द थर्ड लाइन, वो तीसरी पंक्ति के बारे में संकेत करती हैं, दैट इट इज किएस्टिक्स, कि ये जो तीसरी पंक्ति है वो किएस्टिक अभी बताएंगे क्या होता है किएस्टिक। तो पहले इस लाइन को पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूँ। किएस्टिक के अंदर 4 वर्ड्स, 4 शब्द, 4 फ्रेजेस, 4 वाक्यांश, या फिर 4 आइडियाज, 4
विचार होते हैं, यानी 4 चीज़ों का एक समूह होता है। वो इस प्रकार जमे होते हैं कि पहले का संबंध चौथे से होता है और दूसरे का संबंध तीसरे से होता है। यानी जनरली हम जब देखते हैं 4 चीज़ें, जैसे कि लाइन देखते हैं हम, विद अ फ्लड और अ फॉल, लो लल ऑफ और ऑल रोर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है विद अ फ्लड, दूसरा है और अ फॉल, तीसरा है लो लल ऑफ और चौथा है और ऑल रोर। तो विद फ्लड यानी बाढ़ के साथ और फॉल या फिर गिरावट के साथ। ये जलधारा की स्थिति बताइए कि जलधाराएं कभी तो फ्लड यानी उफान के साथ आती हैं और फॉल और कभी फिर वो गिरावट के साथ आगे बढ़ती हैं। लो लल ऑफ और कभी धीमी आवाज के साथ आती है और ऑल रोर और कभी गर्जना करती जाती है। तो हम एक चीज देख सकते हैं, जब उफान आता है तो वो गर्जना करती हैं और जब वो गिरावट के साथ आगे बढ़ती है तो धीमी आवाज उत्पन्न करती है। तो आप देखो यहाँ पहले का संबंध चौथे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से, यानी बाढ़ मतलब उफान के साथ आना मतलब तेज गर्जना और नीचे रह जाने का मतलब धीमी आवाज। तो एक का संबंध 4 से और 2 का संबंध 3 से है। इसी को किएसमस बोलते हैं हम, विद कर्म इसको बोलते हैं, तो इसका इसमें प्रयोग किया है। तो कैथिन मैकेंजी ने तीसरी लाइन में संकेत किया है कि तीसरी लाइन केस्टिक है। केस्टिक का मतलब व्युत्क्रम में है, जिसको हम क्रॉस वाइज अरेंजमेंट, एक क्रॉस वाइज यानी से क्रॉस होता है, क्रॉस का जो चिन्ह होता है जो 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, उसी तरह की एक अरेंजमेंट व्यवस्था है इन विच जिसके अंदर 4 वर्ड्स 4 शब्द होते हैं या फिर 4 आइडियाज 4 विचार होते हैं। सो पेयर्ड और वो इस प्रकार युग्म में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, दैट फर्स्ट एंड लास्ट कि पहला और अंतिम है टू बी मेंशन टुगेदर, कि दोनों को एक साथ मेंशन किया जाना चाहिए, दोनों को एक साथ बताया जाना चाहिए, पहले और आखिरी का। जैसे यहाँ देखते हैं पहले का संबंध यहाँ पे आखिरी यानी चौथे से है और दूसरे का तीसरे से। तो एक ऐसा अरेंजमेंट है ये जिसके अंदर 4 आइडिया है, 4 विचार है, 4 शब्द होते हैं और पहले का संबंध आखिरी यानी चौथे से होता है। द सी विल गो ऑन रोरिंग और जो समुद्र है वो इसी प्रकार शोर मचाता रहेगा। टिल मून विल वियर एंड वैंड, जब तक चंद्रमा घटना और बढ़ना जारी रखेगा। वियर एंड वैंड का मतलब घटना या बढ़ना जारी रहेगा। चंद्रमा महीने में 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, तो वियर एंड वैंड का मतलब घटना और बढ़ना है। तो समुद्र इसी प्रकार लगातार दहाड़ता रहेगा, तेज आवाज करता रहेगा जब तक चंद्रमा बढ़ना और घटना जारी रखेगा। देन एट लेफ्ट साइड और फिर लेफ्ट साइड पर यानी बाईं ओर, पहले दाईं ओर का वर्णन था समुद्र का, अब बाईं ओर। द पोइट हियर्स स्काईलार्क, कभी स्काईलार्क के बारे में सुनता है। असेंडिंग इन द स्काई, जो कि आकाश में ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है। तो कभी अब लावा पक्षी के बारे में बात करता है जो कि आकाश में ऊपर चढ़ता है। पोरिंग और ऊपर चढ़ते हुए उंडेलता है। ही न्यूली मेड फ्रेश स्विफ्ट म्यूजिक, अपना नया नया तैयार किया गया तरोताजा करने वाला और तेज गति वाला संगीत उत्पन्न करता है। तो स्काईलार्क जैसे जैसे आकाश में ऊपर उड़ता है अपने मुंह से वो मधुर संगीत उंडेलता है। द स्काईलार्क डज सो टिल नो म्यूजिक इज लेफ्ट एट हिम टू पोर एंड यूज, और स्काईलार्क ऐसा तब तक करता है जब तक कि उसके पास कोई संगीत नहीं बच जाता है उंडेलने के लिए और उपयोग करने के लिए। यानी ऐसा मानते हैं कि जैसे कि वो जमीन से संगीत इकट्ठा करके ऊपर ले जाता है और तब तक गाता जाता है जब तक कि उसके पास अब और ज़्यादा उंडेलने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए संगीत नहीं बचता है। देन ही अगेन कम्स बैक, और इसके बाद वो वापस लौट आता है द लैंड जमीन पर। एंड अगेन फिर एक बार सोर वापस ऊपर उठता है। सोर्स का मतलब ऊपर उठना, SOARS। तो सोर्स वापस ऊपर उठता है विद एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ, विद न्यू म्यूजिक टू पोर डाउन, और उंडेलने के लिए देने के लिए नए संगीत के साथ फिर वापस ऊपर उठता है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही देखेंगे। इसमें ऑक्टेव प्रथम 8 लाइनें हैं जिसके अंदर सी और स्काईलार्क के बारे में बताया गया है, उस पर हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम सस्टेड यानी अंतिम 6 पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।